ओके, तो इस वीडियो में करते हैं द अटॉर्नी 2013 मूवी को एक्सप्लेन। और कहानी की थीम बेस्ड है इनजस्टिस पर, जो कि कुछ ज्यादा है खींचती चली जाती है कि इवन इन द एंड ये इनजस्टिस खत्म नहीं होती। और कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस पूरी स्टोरी का बेस बता दूं कि ये एक रियल लाइफ घटना द बुरियम केस 1981 से इंस्पायर्ड है, जहां पर 20 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को झूठे केस में फंसाकर उन्हें कम्युनिस्ट करार कर दिया जाता है। और कहानी की शुरुआत में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है सॉन्ग वू सियोक नाम के एक पर्सन से। ये पर्सन एक जज हुआ करता था, पर इसने जज के पोजीशन से रिजाइन कर दिया होता है और अब ये एक नॉर्मल वकील की तरह जी रहा होता है और मिलने जा रहा होता है एक स्पेशल पर्सन से, जो कि इसका फ्रेंड कम सीनियर होता है। और इस पर्सन का नाम होता है किम सियोंग, जो कि इससे पूछता है कि उसने जज के पोजीशन से रिजाइन क्यों किया। लोग जज का पोजीशन पाने के लिए मरे जा रहे होते हैं और तुम अजीब हो जो कि जज के पोजीशन से रिजाइन करके एक वकील बन गए। जिसका आंसर देते हुए सॉन्गवू कहता है कि उसे उसकी लाइफ में बहुत कुछ करना है और सिर्फ वो एक जज बनकर अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। और ये इसे रियल स्टेट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है कि नए कानून बन रहे हैं रियल स्टेट को लेकर और उसे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इसमें। बस प्रॉब्लम ये होती है कि इसके पास पैसे नहीं होते और इसे एक जगह चाहिए होती है अपना काम शुरू करने के लिए। इसलिए ये किम से कुछ पैसे उधार मांगने आया होता है ताकि वो अपना रियल स्टेट रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर सके। और पैसे मिलने पर ये सबसे पहले अपना बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाता है एंड जस्ट लाइक एनी अदर सेलर ये हर किसी के पास जाकर अपना कार्ड देने लगता है ताकि सबको उसके बारे में पता चले, जो कि मोस्टली लोग नहीं सुनते क्योंकि कानून को बने हुए सिर्फ कुछ दिन हुए होते हैं और आम जनता को तब तक कोई बात समझ में नहीं आती जब तक कि वो बात न्यूज में दिन भर ना सुने या कोर्ट से उन्हें कोई वारंट ना आए। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि दुनिया के हर कोने में अप्लाई होता है, चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। और सॉन्ग को भी बहुत ज्यादा हाथ पैर मारना पड़ता है ताकि वो एटलीस्ट अपनी पहचान बना सके, जिससे कुछ लोग इसे बुरा भला भी कहते हैं और वो भी इसके ठीक मुंह के सामने कि एक अंडर ग्रेजुएट निकला वकील बनने। एक तरह से इसे हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट सुनने को मिलती है, पर जैसे ही इसका काम शुरू होता है इसकी ऑफिस में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। सक्सेस तो छप्पर फाड़ कर मिलती है, वो कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दिन दुगनी तो रात चौगनी तरक्की होती है सैंगवू की। और जो लॉयर्स एक वक्त पर इसे ताना मारा करते थे अब वो भी इसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि उसकी वजह से कोई भी क्लाइंट उनके पास नहीं आ रहा। तो वहीं सैंगवू अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए एक सेक्रेटरी और एक हेल्पर को हायर कर लेता है और काफी पैसे इकट्ठे करने के बाद वो उस घर को खरीदने के लिए जाता है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया होता है एज अ लेबर काम कर। और यहाँ पर हमें इसकी लाइफ की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी देखने को मिलती है कि सैंगवू एक मेहनती स्टूडेंट होता है, पर इसकी हालत इतनी खराब होती है कि इसे पढ़ाई के साथ लेबर का काम भी करना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। और जब ये भी कम पड़ता है तो इसे अपनी लॉ की किताबें बेचनी पड़ती है ताकि वो अपना वाइफ का इलाज करवा सके, उसकी डिलीवरी का खर्च उठा सके। पर एक लेडी इसकी मेहनत देखकर इससे पैसे नहीं लेती उसकी वाइफ की डिलीवरी करवाने के लिए, जिससे ये भागकर फिर से उसी बुक शॉप में जाता है जहाँ पर उसने अपने बुक्स को बेचा था और अपने बुक्स को वापस उससे परचेज कर लेता है। और जिस बिल्डिंग को इसने बनाया होता है उस पर एक मैसेज लिख देता है नेवर गिव अप। और यही बात ये अपने बच्चों को गर्व के साथ बताता है कि उन्हें कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, जैसा कि उसने कभी भी नहीं मानी। और फिर ये यहाँ से जाते हैं एक ढाबे में जहाँ पर सैंगवू तब जाया करता था जब वो इतना अमीर नहीं था। बट वहाँ पर जाने का मेन रीजन खाना खाना नहीं होता बल्कि कुछ और होता है। और कहानी यहाँ से फिर से एक बार शिफ्ट होती है ऑलमोस्ट 7 साल पीछे और हम देखते हैं कि सैंगवू यहाँ पर खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए ही वहाँ से भाग जाता है क्योंकि इसके पास सिर्फ उतने ही पैसे होते हैं जितने में वो अपने बुक्स को वापस उससे खरीद ले, जिसका इसे बाद में पछतावा भी होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर फिर भी वो मजबूर होता है ऐसा करने के लिए और अब ये फाइनली इस लेडी से माफी मांगने आया होता है अपनी उस हरकत के लिए। और ये लेडी सैंगवू की ईमानदारी देखकर इतनी खुश होती है कि वो उसे पैसे तक नहीं लेती, ये कहते हुए कि वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी और अगर उसे माफी चाहिए तो उसे रोज यहाँ पर खाना खाने आना होगा, जिसे सैंगवू उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है उसे खाना खिलाने के लिए। और कहानी का मेन प्लॉट अब यहाँ से शुरू होता है इन दो मेन कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के साथ। और इस लेडी का नाम होता है चॉय सुनिए, जो कि एक कुक का काम करती है। तो वहीं इसके ग्रैंडसन का नाम होता है जिनवू, जो कि एक स्टूडेंट होता है और ये दोनों आगे चलकर लीड रोल प्ले करते हैं इस पूरी कहानी में। और अभी के लिए कहानी मेनली फोकस करती है सैंगवू पर, जो कि सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल वकील बन गया होता है और अपने इस काम को अलग अलग जगह पर फैलाने के लिए वो अब टैक्स वाले केसेस भी लेने के बारे में सोचता है क्योंकि नए टैक्स कानून बन रहे होते हैं और उसके लिए इसे बस थोड़ी बहुत अकाउंटिंग सीखनी होती है, जिसके लिए ये अपने हेल्पर को अपना पार्टनर बना लेता है ताकि आधे काम वो संभाले।
और इस बार भी जब बाकी के लॉयर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो उन्हें भगाने के लिए सैंग-वू नीचे जाता है और यहाँ पर होती है पुलिस की रेड और कहानी में इंट्रोड्यूस किया जाता है चो डोंग-युंग नाम के एक पर्सन को, जो कि नए मिलिट्री गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है और उसकी बुसान शहर में ट्रांसफर हो रही होती है वहाँ के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और एक ऑफिसर इसे सलाह देता है कि जैसे तुमने यहाँ पर किया वैसा ही वहाँ पर भी शुरू मत कर देना। तुम वहाँ पर क्राइम को रोकने के लिए जा रहे हो, ना कि अपने सर पर केसेस का बोझा ढोने के लिए। और इस बात से ये चीज समझने वाली बात होती है कि ये ऑफिसर ऑलरेडी बदनाम होता है अपने टॉर्चर के लिए, जो कि वो क्राइम को रोकने के नाम पर किया करता है। तो वहीं सैंग-वू अपने कलीग्स के साथ देर रात को उसी ढाबे में खाना खाने के लिए जाता है, जो कि ऑलमोस्ट बंद हो गई होती है। बट स्टिल मिसेस चॉय सैंग-वू के लिए अपना ढाबा ओपन करती है और ये सब खाना खाते खाते अलग अलग टॉपिक पर बात करने लगते हैं, जिसमें से उसका रिपोर्टर फ्रेंड सबसे अलग होकर टीवी में न्यूज देखने लगता है, जिसमें कुछ मैटर्स को लेकर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एंड इन रिटर्न उन स्टूडेंट्स को सुनाई जाती है सजा। जिस पर यून कमेंट करता हुआ कहता है कि क्या बकवास गवर्नमेंट है जो कि स्टूडेंट्स को सजा देती है, कानून नाम को तो जैसे चीज ही नहीं रह गई है इस देश में। जिसे सैंग-वू भी रिएक्ट करता हुआ कहता है कि क्या गलत है उन्हें सजा देने में, और उन्होंने गलत किया और कानून के हिसाब से उन्हें सजा मिली। स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, इन सब में नहीं उलझना चाहिए। जिससे इन दोनों के बीच में बात खींचती चली जाती है और यून उस पर कमेंट करता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने से फुर्सत मिले तब तो तुम असली दुनिया की खबर रखोगे, ये जो तुम टीवी में देख रहे हो ये सब सच नहीं है। और इस बात पर सैंग-वू भी इस पर पर्सनल कमेंट कर देता है कि तभी तुम्हें न्यूज एजेंसी से बाहर निकाल दिया गया होगा, तुम जैसे झूठे न्यूज जर्नलिस्ट उन्हें पसंद नहीं आए होंगे। और इस बात पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे किसी तरह से ये सभी लोग शांत करते हैं। और सबके जाने के बाद सैंग-वू जिन-वू पर भी कमेंट कर देता है कि वो तो इस तरह के प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं लेता ना, और शराब के नशे में चोरिया कुछ ज्यादा ही बोल देता है रिगार्डिंग लड़कियों को घुमाने की बात को लेकर, जिसे मिसेस चॉय सुन लेती है और इस पर काफी गुस्सा करते हुए उसे अपने ढाबे से बाहर निकाल देती है मिसबिहेव करने के लिए। तो वहीं बुसान शहर में आते ही इस इंस्पेक्टर को काम दिया जाता है उन प्रोटेस्ट को रोकने का, और ये ऑफिसर ऐसा करने के लिए एक प्लान बताता है, एक बहुत ही गंदा वाला प्लान जो कि इन्हें सबसे छुप कर करना होता है। और ऐसा करने के लिए वो एक ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को बुलाते हैं, एक तरह से उसे झूठ बोलते हैं कि उसे एक मेडिकल ऑफिसर बनकर काम करना होगा विद द आइडेंटिटी एज अ मैनेजर यून। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक लाइब्रेरी की ओर, जहाँ पर जिन-वू कुछ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा होता है, और यहीं पर जाता है वो इंस्पेक्टर जो कि जिन-वू से उसकी ग्रैंडमा के बारे में पूछताछ करने लगता है, जिससे जिन-वू को कुछ समझ में नहीं आता कि उससे किस बारे में पूछताछ हो रही है। और यहीं पर आता है उसका एक बैचमेट जो कि बुरी तरह से डरा हुआ होता है और उसे भागने के लिए कहता है अपनी जान बचाकर, और उसके ऐसा कहते ही उसे अरेस्ट कर लेता है एक ऑफिसर, और जिन-वू को भी पकड़ने के लिए हर तरफ दौड़ाया जाता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक बिल्डिंग में, जहाँ पर सभी पकड़े हुए स्टूडेंट्स को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है और उनकी मेडिकल चेकअप करने के लिए बुलाया जाता है मैनेजर यून को, जो कि देखता है कि जिन-वू को मार मार कर अधमरा कर दिया गया है, जो कि उसे बचाने के लिए उसे आईवी ड्रॉप्स लगाकर वहां से चला जाता है। तो वही सीन के शिफ्ट होने पर इंट्रोड्यूस किया जाता है सीनियर लॉयर किम सियोंग को, जो कि किसी मैटर को लेकर बात कर रहा होता है एक पर्सन से। और यहीं पर आता है सैंग-वू जो कि इसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है कि वो एक लॉ फर्म कंपनी खोलने के बारे में सोच रहा है, और ऐसा करने के लिए उसे और भी लॉयर्स चाहिए, और इसीलिए वो किम को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। जिस पर किम कहता है कि उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। जिस पर सॉन्ग कहता है कि वो तब तक काम कर सकता है जब तक कि उसकी सस्पेंशन पूरी तरह से परमानेंट नहीं हो जाती, बट फिर भी किम मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है एक और वकील के आने पर कि वो अभी बिजी है और वो उससे बाद में बात करेगा। और ये पर्सन इसे बताता है कि कोई भी लॉयर उस हाई प्रोफाइल केस को लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो लोग उन्हें भी झूठे केसेस में फंसा कर अंदर कर देंगे। उन्हें एक ऐसा लॉयर चाहिए जिस पर वो झूठे आरोप न लगा सके। तो वही सैंग-वू यहाँ से निकलकर उसी ढाबे में जाता है अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जो कि उसे बंद देखकर और भी परेशान हो जाता है, और वहाँ से निकलकर वोटिंग करने के लिए जाता है एज अ सेल्फ केयर, जहाँ पर इसे मिलने के लिए आता है लॉयर किम सियोंग और इसे उसी हाई प्रोफाइल केस के बारे में बताता है, जिसे सॉन्ग लेने से मना कर देता है कि वो सिर्फ एक टैक्स लॉयर है, वो कहाँ से इस तरह के केसेस को हैंडल कर पाएगा। एक तरह से ये उसकी बात को सुनने से पहले ही मना कर देता है कि वो उस केस को नहीं लड़ सकता। तो वहीं सैंग-वू के पार्टनर को एक लॉयर उस केस के बारे में बता रहा होता है कि वो एक हाई प्रोफाइल कम्युनिस्ट केस है और उस केस को लेने के बारे में सोचना भी मत, उस केस को बड़े लोग हैंडल कर रहे हैं जिनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और कहता है कि किसी भी कीमत पर सैंग-वू को उस केस के बारे में मत बताना, नहीं तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोगों के लिए कम्युनिस्ट शब्द का मतलब बता दूं कि कम्युनिस्ट लोग एक ऐसे सोच वाले लोग होते हैं
जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में यकीन नहीं रखते और सिर्फ अपने लीडर की बात मानते हैं, जैसे कि रिलीजियस लीडर्स जो कि सिर्फ अपने स्पेसिफिक धर्म को मानने वाले लोगों को ही फेवर करते हैं, जिससे बहुत से कंट्रीज को लगता है कि ऐसे सोच रखने वाले लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें मोस्टली नेगेटिव माना जाता है हर कंट्री में। और सीन जब यहाँ से अगले दिन में शिफ्ट होती है तो सैंगवू को उसके अपार्टमेंट के सीढ़ियों में बैठी हुई नजर आती है मिसेस चॉय, जो कि इससे हेल्प मांगती है अपने ग्रैंड सन जिनवू को लेकर, जिसे जेल में बंद कर दिया गया होता है और इसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा होता। इसलिए ये सैंगवू को इन सब के बारे में बताती है और इसे कोर्ट का ऑर्डर दिखाती है, जिसमें जिनवू के कोर्ट में पेशी होने की बात लिखी होती है, जिससे मिसेस चॉय इसे अपने साथ जेल चलने के लिए कहती है ताकि एटलीस्ट वो अपने बेटे से मिल सके, क्योंकि पुलिस वाले इसे उससे मिलने नहीं दे रहे होते। तो वही सॉन्ग को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना होता है रिगार्डिंग अपने लॉ फर्म वाली बात को लेकर, इसलिए वो उसे मना करने लगता है कि वो बाद में जा सकता है, अभी नहीं, जिससे चॉय को लगता है कि शायद वो उसके उस दिन वाली बात को लेकर नाराज है और इसलिए वो उसे मनाने के लिए उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है, क्योंकि वो किसी और लॉयर को नहीं जानती और इसकी एक और आखिरी उम्मीद होती है सैंगवू। पर यहाँ पर सैंगवू उसे मना नहीं कर रहा होता, बस उसे मीटिंग में जाना होता है और इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर उसका पार्टनर उसे जिन्नू के केस के बारे में बताता है कि उसे एक कम्युनिस्ट केस में अरेस्ट किया गया है। और उसकी इस बात से सैंगवू थोड़ा सा गुस्सा होता है कि अगर उसे पहले से ही इस बारे में पता था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। और उस बिजनेस मीटिंग से निकलने के बाद सैंगवू मिसेस चॉय को ढूंढता हुआ उसके घर जाता है, जो कि वहाँ पर नहीं होती, जिससे सैंगवू वहीं पर रुककर देर रात तक मिसेस चॉय के आने का इंतजार करने लगता है। और चॉय के आने के बाद ये उसको सीधा लेकर जाता है थाने, जहाँ पर सैंगवू उन पुलिस ऑफिसर पर काफी गुस्सा करता है कि किसके कहने पर वो चॉय को जिनवू से मिलने नहीं दे रहे, क्योंकि कानून किसी भी रिलेटिव को अरेस्ट हुए पर्सन से मिलने से नहीं रोक सकती। और जब ये फिर भी मना करते हैं कि वो उसे मिलने नहीं दे सकते क्योंकि मिलने का टाइम खत्म हो गया है, तो सैंगवू इन पर केस करने की धमकी देता है कि अगर उन्होंने जिनवू से उसे मिलने नहीं दिया तो वो उन पर केस कर देगा, जिससे ये अपने सीनियर से बात करने के बाद जिनवू से इन्हें मिलने देते हैं, जिसे मार मार कर एक तरह से अधमरा कर दिया गया होता है। और जिनवू की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो डर की वजह से वो सारे आरोप मान रहा होता है जो कि उसने कभी की भी नहीं होती। और उसकी ये हालत देखकर चॉय पुलिस वालों पर टूट पड़ती है जिनवू को इतनी बुरी तरह से मारने के लिए। तो वही साथ ही सैंगवू भी उससे पूछताछ करने लगता है कि उसे इतनी चोट कैसे आई। और इस सिचुएशन को देखते हुए पुलिस वाले यहाँ पर आकर जिनवू को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं, जिससे उसकी ये हालत देखकर बेहोश हो जाती है चॉय। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है लॉयर किम सियोंग की तरफ, जिसे एक लॉयर इस केस के बारे में बता रहा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उस केस को कौन लड़ रहा है। और यहीं पर जाता है सैंगवू ताकि वो किम से उस केस के बारे में सारी डिटेल्स ले सके, जो कि इसे इन सब के बारे में बताता हुआ कहता है कि कैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को कम्युनिस्ट बताकर उन पर एंटी नेशनल होने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे घर जाकर सैंगवू इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ने लगता है ताकि वो जिनवू को बचाने के लिए उस केस को ले सके। और अगली सुबह वो बिना टाइम वेस्ट किए किम के दरवाजे पर दस्तक देता है, ये कहते हुए कि वो उस केस को लेना चाहता है, जिससे किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस तरह से जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए उस केस को लेने के लिए, जिस पर सियोंग इंसिस्ट करता है कि वो पूरे होशो हवास में ये फैसला ले रहा है और वो किसी भी कंडीशन में अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है कोर्ट ट्रायल वाले दिन, जहाँ पर कोर्ट में सैंगवू की सबसे पहले मुलाकात होती है उसके फ्रेंड यून से, जो कि इस पर एक तरह से तंज कसता है कि यह पैसे कमाकर मन नहीं भर रहा जो कि यहाँ पर आ गए हो, और इससे ठीक से बात नहीं करता उसके पिछले बर्ताव के लिए। तो वहीं ये सभी लॉयर्स जाते हैं जज के पास, जो कि इन्हें समझाता है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और पूरी मीडिया इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, इसलिए वो दोनों ही पक्ष को इस केस को सिंपल वे में कोर्ट के सामने रखने के लिए कहता है। और वो स्पेशली सॉन्ग से पूछता है कि उसकी तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मीटिंग थी ना, वो यहाँ पर क्या करने आया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना फेमस कॉर्पोरेट लॉयर इस केस को लेगा, और हंसते हुए कहता है कि अगर उसका कोई करीबी उन कम्युनिस्ट के साथ है तो वो उसे बता सकता है, वो उसे कम सजा देगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है कोर्ट रूम के अंदर, जहाँ पर ये सभी जज के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और जज के आते ही सैंगवू ऑब्जेक्ट करता है कोर्ट के बिहेवियर को लेकर, जिस पर जज पूछता है किस बात की ऑब्जेक्शन, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुई। जिस पर सॉन्ग कहता है कि कोर्ट उन डिफेंडर्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकती जब तक कि उनके आरोप साबित न हो जाए, इसलिए उनकी हथकड़ियां खुली जाएं और उन्हें आम नागरिक की तरह ही बैठने दिया जाए। जिस पर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखता है कि कोर्ट की ट्रायल इसी तरह ही होती है। पर सॉन्ग कहाँ रुकने वाला होता है और वो सारी कानूनी आर्टिकल्स उसके मुंह पर दे मारता है अपनी बात मनवाने के लिए, जिससे कोर्ट को उसकी बात माननी ही पड़ती है। और अब यहाँ से एक एग्रेसिव ट्रायल की शुरुआत होती है, जहाँ पर विपक्ष उन स्टूडेंट्स पर कम्युनिस्ट सोच रखने और देश में कम्युनिस्ट गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप लगाती है, और अपने इस बात को साबित करने के लिए दर्जनों सबूत कोर्ट के सामने पेश करती है, जिसमें कम्युनिस्ट स्लोगन्स और देशद्रोही नारे लिखे होते हैं। जिससे जज उन स्टूडेंट से पूछता है कि क्या वो सारे स्लोगन्स उन्हीं ने लिखे हैं,
जिनको बचाने के लिए जब सेंगवू आगे आता है तो वो जज इस पर भड़क जाता है कि मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। एक तरह से ये सियोंग पर अपनी भड़ास निकाल रहा होता है उसके पिछले बर्ताव के लिए। और जिन वो जज को आंसर करता है यस, बट इसे एक्सप्लेन करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, जिससे पक्ष कुछ और सबूत कोर्ट के सामने रखता है, जैसे कि वो बुक्स जो कि वो उस बुक क्लब में पढ़ रहे थे, और एक राइटर एडवर्ड हार्लेट कार का नाम कोर्ट के सामने लाया जाता है, ये कहते हुए कि वो एक कम्युनिस्ट है और उसकी लिखी हुई बुक्स को पढ़कर ये भी उसी की सोच को फॉलो कर रहे हैं। जिसे डिफेंड करता हुआ सेंगवू पूछता है कि जो राइटर हमारे देश के साथ मिलकर जंग लड़ा, जो राइटर अपने देश के लोगों को कोरिया जाके कोरियन सीखने के लिए कहता है, जिसकी लिखी हुई बुक्स को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, वो कम्युनिस्ट कैसे हुआ? और पक्ष से पूछता है कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़े हो वहाँ पर उस राइटर की लिखी हुई बुक्स को पढ़ाया जाता है, तो क्या तुम एक कम्युनिस्ट हुए? और इस बात पर कोर्ट विपक्ष के इस सबूत को खारिज कर देती है, जिससे गुस्से में कोर्ट से बाहर निकलकर पाक बियंग-हो बाहर आता है और अपने आदमियों से और भी ठोस सबूत लाने के लिए कहता है ताकि वो उस केस को जीत सके। तो वही सेंगवू भी जिन्बू से पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि उन लोगों ने उसे कहाँ पर रखा था और क्या उसे उन लोगों का चेहरा याद है। जिस पर जिन्बू कहता है कि उसे पता नहीं कि वो लोग उसे कहाँ ले गए थे, बट वो जगह एक मोटेल थी और साथ ही उसे ट्रेन की आवाजें भी सुनाई देती थी और वो एक दूसरे को डायरेक्टर चा और मैनेजर यून कह के बुलाते थे। और इस बात पर सेंगवू कुछ जगहों की छानबीन करने लगता है ताकि वो उस जगह तक पहुंच सके और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस इकट्ठे कर सके जिन्बू को बचाने के लिए। और जैसे ही सेंगवू उस जगह पर पहुंचता है तो कहानी यहाँ से मूव करती है उस टाइम में जब जिन्बू को वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा होता है ताकि वो अपने हाथों से वो कम्युनिस्ट स्लोगन लिखे जो कि उन्होंने कोर्ट में पेश किए होते हैं एज अ प्रूफ। और कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो इस पर अटैक करने लगता है इंस्पेक्टर चा कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसा कैसे। और जब वो बताता है कि वो एक लॉयर है तो वो इंस्पेक्टर तब भी नहीं रुकता और उसे मारते हुए वहाँ से बाहर निकाल देता है और देश की हिस्ट्री और वॉर के बारे में बताने लगता है कि अगर उसके जैसे ऑफिसर्स इस देश में ना होते तो उस देश को वो कम्युनिस्ट बर्बाद करके रख देते। और एक तरह से इसे इस केस को छोड़ने के लिए कहता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है नेक्स्ट हियरिंग की ओर, जहाँ पर सेंगवू जिन्बू से क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग उसके वेट को लेकर कि क्या उसे जेल में खाना नहीं दिया जाता था, वो 2 महीनों में ही इतना कमजोर कैसे हो गया। जिसका जवाब देते हुए जिन्बू कहता है कि उसे टॉर्चर किया जाता था और वो लोग उसे खाना भी नहीं देते थे। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उस टाइम में जहाँ पर जिन्बू को वो लोग बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और इसी टॉर्चर वाली बात को आधार बनाकर सेंगवू इस आर्मी के ऑफिसर को सजा देने की बात कहता है कि देश को खतरा इन जैसे ऑफिसर से है, ना कि इन बेकसूर स्टूडेंट से जिन पर कमीज होने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस पर डिफेंस ऑब्जेक्ट करता है कि सॉन्ग बेबुनियाद आरोप लगाकर आर्मी के इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जज भी सेंगवू पर गुस्सा होते हुए कहता है कि वो अपनी नौटंकी बंद करे, ये उसका कोर्ट है, कोई ड्रामा मंच नहीं। जिस पर जिन्बू अपने मुंह से सच बताने लगता है कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, किस तरह से उन्हें मारा जाता था उन फेक सबूत को लिखने के लिए। और इस बात से गुस्सा हुए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कोर्ट में ही प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि कोर्ट उस ऑफिसर को सजा दे। पर इस जज की आंखों में तो जैसे पट्टी लगी होती है, जो कि सच और झूठ को पहचानना तो दूर, वो लोगों के रॉ इमोशंस को भी देख नहीं पा रहा होता। और सभी प्रोटेस्ट कर रहे पेरेंट्स को कोर्ट रूम से बाहर निकाल देता है, जिसे सेंगवू ऑफिसर चा से पूछताछ करने की मांग करता है। एंड एज यूजुअल डिफेंस एक बार फिर से ऑब्जेक्ट करती है, जिससे जज इन दोनों ही पक्ष को पास बुलाकर आपस में सेटलमेंट करने की बात करता है कि बेवजह इस मैटर को इतना खींचना क्या जरूरी है, वो डिफेंडेंट्स को कम सजा दे देगा अगर वो ऐसा करते हैं तो। जिसे सॉन्ग के पक्ष का एक लॉयर रेडी हो जाता है सेटलमेंट करने की बात को लेकर, बट सॉन्ग मना कर देता है ऐसा करने से कि वो यहाँ पर मेन कल्प्रिट को सजा दिलवाने के लिए केस लड़ रहे हैं, ना कि सेटलमेंट करने के लिए। और ऑफिसर चा को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, जिस पर चा मान जाता है गवाही देने के लिए, क्योंकि सॉन्ग के पास कोई भी सबूत नहीं होते उसके खिलाफ और इसीलिए उसे एक तरह से किसी भी बात का डर नहीं होता। तो वही कोर्ट से बाहर आने पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑनर सेंगवू से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है अपने प्रोजेक्ट को लेकर कि क्या वो अभी भी उस केस को लड़ना चाहता है या फिर वो उसकी कंपनी में एज अ टैक्स लॉयर बनना चाहता है। एक तरह से ये पर्सन इसे पॉजिटिवली समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश को सही राह पर लाने के लिए, पर ऐसा करने के लिए उसे सिर्फ कोर्ट की नहीं बल्कि लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अमेरिका में होता है कि लोग वहाँ पर नाइंसाफी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। और साथ ही ये भी कहता है कि दुख की बात तो यह है कि इस देश के लोग एक मास मूवमेंट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। जिस पर सेंगवू कहता है कि लोग ना सही पर वो कभी भी गरीबों को नाइंसाफी के बोझ के तले दबने नहीं देगा, फिर चाहे उसके लिए उसे अकेले जंग लड़नी ही क्यों न पड़े। और जब ये अगले दिन की हियरिंग के लिए कोर्ट जाता है तो इसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है कि वो देशद्रोहियों को बचाने के लिए देश की आर्मी पर आरोप लगा रहा है और इसका विरोध करने के लिए वो लोग इस पर अंडे फेंकते हैं, जो कि वहाँ से निकलने के बाद जब कोर्ट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि स्टूडेंट्स के फैमिली वालों को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ये कहते हुए कि कोर्ट में बैठने की जगह नहीं है,
जबकि कोर्ट आधी खाली होती है। कम्प्लीटली नाइंसाफी वाला सीन होता है कि अदालत में ही लोगों को इंसाफ नहीं मिल रही, पर सॉन्ग अभी के लिए उस पर आवाज नहीं उठाता और मेन टॉपिक पर आता है और इस चाह से क्वेश्चन पूछने लगता है कि क्या उसने जिन्वू और बाकी स्टूडेंट्स को अरेस्ट करते वक्त उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाया था। जिस पर ये कहता है कि शायद उसे पता नहीं कि नेशनल थ्रेट वाले मामलों में पहले अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद बाकी की सारी कार्रवाई की जाती है। जिस पर सॉन्ग फिर से पूछता है तो फिर उसने अरेस्ट करने के बाद क्या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म किया था। जिस पर ये ऑफिसर झूठ पर झूठ बोले जाता है और इसके बाकी के साथी सियोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे सैंगवो इस पर क्वेश्चंस की बौछार करने लगता है और ये सच इतनी कड़वी लगती है कि इसके साथ ही कोर्ट की हियरिंग को डिस्टर्ब करने लगते हैं और गुस्से में ये करप्ट ऑफिसर सैंगवो को देशद्रोही कहने लग जाता है और जज भी सैंगवो को ही गलत बताता हुआ उसे फोर्सफुली कोर्ट से बाहर निकाल देता है। ये सीन बहुत लोगों को गुस्सा दिला सकती है कि कैसे कोर्ट में ही कानून और जस्टिस की धज्जियां उड़ाई जाती है और ये जज बिना कुछ और सुने 2 दिन में ही फैसला सुनाने की बात कर देता है। और जब सॉन्ग वापस अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई है और शाम को जब ये घर जाता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो उस केस को नहीं छोड़ता तो वो लोग उसके बच्चे को मार देंगे। एक तरह से इस पर हर जगह से प्रेशर बनाया जा रहा होता है उस केस को छोड़ने का, क्योंकि अगर सच सामने आया तो बहुत बड़े बड़े और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। और अगले दिन जब सैंगवो फिर से ऑफिस जाता है तो उसके लिए एक फूड डिलीवरी बॉय खाने का ऑर्डर लेकर आता है, जिस पर सैंगवो कहता है कि उसने ये ऑर्डर नहीं किया, जिस पर ये डिलीवरी बॉय कहता है कि किसी और ने उसके लिए ये खाना भिजवाया है और उसे एक मैसेज देता है, जिसे पढ़ने के बाद सैंगवो उस डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर मैनेजर यून से मिलने के लिए एक चर्च में जाता है और ये वही सोल्जर होता है जो कि डॉक्टर बनकर जिन्वू का इलाज कर रहा था और ये उसके पक्ष में गवाही देने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे एक तरह से सैंगवो के हाथ में अब हुक्म का हिक्का लग जाता है जो कि इस केस को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। और ऐसा करने के लिए वो अपने साथियों और सीनियर रिपोर्टर से बात करता है फॉरेन रिपोर्टर्स को अरेंज करने के लिए, ताकि उन्हें ताकत के दम पर दबाया ना जा सके। और फिर यहाँ से निकलकर वो उस जज से मिलने के लिए जाता है और उससे परमिशन मांगता है कि वो यून नाम के एक पर्सन को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश करना चाहता है आज की हियरिंग को लेकर, जिसके लिए वो जज मना कर देता है कि वो उसे परमिशन नहीं दे सकता, स्पेशली तब नहीं जब वो फाइनली उस केस पर फैसला सुनाने जा रहा है। जिस पर सॉन्ग कहता है कि अगर वो उसकी बात को नहीं माना तो वो सबूत के साथ इंटरनेशनल मीडिया के पास जाएगा और साथ ही ये भी कहेगा कि किस तरह से एक जज सच को छुपाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है। जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है कोर्ट रूम के अंदर, जो कि पूरी तरह से फॉरेन रिपोर्टर से भरी पड़ी होती है और ये सब वेट कर रहे होते हैं जज के आने का, जिसके आते ही सैंगवो अपने गवाह मैनेजर यून को कोर्ट में बुलाने की बात करता है और इस यून का नाम सुनते ही इस करप्ट ऑफिसर के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी सारी पोल खोल कर रख देगा, जिसे ऑब्वियसली डिफेंस ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करती है कि उन्हें पहले से इसके बारे में नहीं बताया गया और इसीलिए कोर्ट इस बात की परमिशन नहीं दे सकती। पर वो जज इस गवाह को कोर्ट में लाने वाली बात को लेकर मान जाता है क्योंकि इसके सर पर भी तलवार लटक रही होती है और यून के आते ही यहाँ से भाग जाता है वो करप्ट ऑफिसर और सैंगवॉन यून से पूछने लगता है कि उसने क्या क्या देखा था और ये सारी बात A to Z पूरे डिटेल्स के साथ बता देता है, जिससे डिफेंस के पास अब कोई भी रास्ता नहीं रह जाता उसकी इस बात को डॉज करने के लिए। और ये स्टूडेंट्स फाइनली राहत की सांस लेते हैं कि उन्हें फाइनली अब इंसाफ मिला। और सॉन्ग अपनी बात को फिनिश करता हुआ कहता है कि ये केस कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है मेन कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा देने की। पर ये केस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती और इससे पहले कि वो जज अपना फैसला सुनाता वो ऑफिसर यहाँ पर आके अपने लॉयर से बात करता है और उसे एक कागज देता है जो कि इस केस की काया पलट करके रख देती है और ये लॉयर उस कागज को दिखाकर कहता है कि यून ने पिछले 6 दिनों से सेना में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की, इसलिए आर्मी उसे लेने के लिए कोर्ट के बाहर खड़ी है। वो एक करप्ट ऑफिसर है जो कि अपनी ड्यूटी भी ठीक से निभा नहीं सकता और इसीलिए कोर्ट को उसकी बात को नहीं मानना चाहिए। और ये जज एग्जैक्टली वैसा ही करता है और एक बार फिर से जस्टिस के नाम पर इनजस्टिस होती है इस इंसाफ की अदालत में। और सॉन्ग जब इसके अगेंस्ट आवाज उठाता है तो उसे एक बार फिर से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे बाद में उसके साथी बताते हैं कि कोर्ट ने जिन्वो को 3 साल की सजा सुनाई है पर वो 2 साल में जेल से बाहर आ सकता है अगर वो उस केस को रीओपन की अर्जी ना डाले तो। जिससे सियोंग उस केस को रीओपन तो नहीं करवाता बट उस इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज जरूर उठाता है और ऐसा करने के लिए इस पर भी केस चलाया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि वो इस बार अकेला नहीं होता और इसका साथ देने के लिए इस कोर्ट में मौजूद होते हैं वो सारे वकील जो कि इसके बैचमेट हुआ करते थे। और एंड में बताया जाता है कि 142 में से 99 वकीलों ने उस हियरिंग को अटेंड किया था ताकि वो सब सैंगवो को इंसाफ दिला सके। और अब बात करें इस मूवी की तो ये कहानी ये दिखाने की कोशिश करती है कि चाहे पूरे सिस्टम ही गलत क्यों ना हो उसे ठीक किया जा सकता है अगर सिर्फ एक इंसान भी उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।
टिल देन टेक केयर, सी या।